नमस्कार। सक्सेस पॉइंट में आपका कक्षा 8 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का जो चैप्टर नंबर 5 है, जनन, उसके महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न है, जरायुज जो है किसे कहते हैं और अंडाज किसे कहते हैं। तो जरायुज किसे कहते हैं, तो जो डायरेक्ट शिशु जन्म देते हैं, यानी कि डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं, वो जरायुज कहलाते हैं। और जो अंडा देते हैं उसको बोलते हैं अंडज। जैसे मुर्गी है, अंडा देती है, फिर अंडे से बाद में बच्चा निकलता है, तो वो अंडज है। और जैसे इंसान हो गए, चाहे गाय होगी, भैंस होगी, बकरी होगी, ये सभी डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। तो यानी कि जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं वे जरायुज कहलाते हैं, और जो अंडा देते हैं वे अंडज कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो शुक्राणु में जो पूंछ है वो गति करने के काम आती है। उत्तर को भी हम देख लेते हैं। ये उत्तर आप देख सकते हैं, शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। तो शुक्राणु में पूंछ गति करने में सहायक होती है, यानी कि इस प्रकार से जो है शुक्राणु होता है, और तो इसको आगे बढ़ना होता है, इसलिए गति करता है। अब आगे बढ़ के कहाँ जाना है इसको, तो इसकी सहायता से शुक्राणु तैर कर किसके पास जाता है, अंडाणु तक पहुंचता है। और जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो क्या कहते हैं, उसको निषेचन कहते हैं, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तर देखते हैं इसका। तो पहला पॉइंट है, पृथ्वी पर जीव निरंतरता को सुनिश्चित करता है, अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं कि अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, जनन जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 2 पॉइंट है, माता पिता के समान मूलभूत लक्षणों वाले जीव उत्पन्न होते हैं। तो जनन से जो है माता पिता के समान लक्षण आते हैं किसमें, संतान में। नंबर 3 है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लाभदायक विभिन्नताएं स्थानांतरित होती है। मतलब लाभदायक विभिन्नताएं कौन सी, जैसे मान लो कोई ठंडे इलाके में रहने वाला जानवर है, उसके बाल कैसे होते हैं, सफ़ेद होते हैं। अब कुछ ऐसा हुआ कि उसके बाल जो है वो काले हो गए, यानी कि काले बाल वाला कोई जीव पैदा हो गया। अब वो शिकारियों से बच पाएगा क्या। तो जो सर्दी में शीत ऋतु में रहने वाले जो जानवर हैं वो बर्फ़ में उनको कैसे बाल चाहिए, सफ़ेद, ताकि वो बर्फ़ के कलर से मैच रहे और वो छुपे रहें, उनको कोई पहचान नहीं पाए। परंतु यदि उसका कलर काला हो जाता है तो यानी कि ये जो विभिन्नता है इससे उसको लाभ है क्या, नहीं है। और कोई भी शिकारी होगा उसको दूर से पहचान लेगा और उसका शिकार हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब विभिन्नताएं कैसे आनी चाहिए, लाभदायक, जो हमने क्या पहुँचा है, फ़ायदा पहुँचा है। तो देखो 3 पॉइंट लिख सकते हैं अपन इसमें कि एक तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए जनन जरूरी है, माता पिता के समान जो है लक्षणों को प्राप्त करने के लिए जनन जरूरी है, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो है विभिन्नताएं कौन सी वाली, वो भी लाभदायक विभिन्नताएं जिससे फायदा मिलता हो जीव को, तो उनके स्थानांतरण के लिए भी क्या जरूरी है, जनन जरूरी है। तो इस प्रकार से जनन है 3 बातों के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में निषेचन प्रक्रम को समझाइए। ठीक है, तो निषेचन किसे कहते हैं, चलते हैं उत्तर की तरफ। देखो निषेचन किसे कहते हैं, वृषण नर युग्मक उत्पन्न कर। देखो एक तो है नर और एक है मादा। मादा में क्या होता है, वृषण होते हैं, सॉरी नर में क्या होते हैं, वृषण, मादा में होते हैं अंडाशय। तो सबसे पहली बात तो आप लिखेंगे कि जो वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, नर युग्मक का मतलब शुक्राणु, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु कहते हैं। वृषण लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अंडाणु। मतलब अंडाशय किस में होता है, मादा में, और अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणु। और शुक्राणु किस में होता है, नर में, और सॉरी वृषण किस में होता है, नर में, और वृषण में क्या बनते हैं, शुक्राणु। ठीक है, इसके बाद में जब ये दोनों संपर्क में आते हैं, कौन कौन, शुक्राणु जब अंडाणु के संपर्क में आते हैं तो इनमें से एक शुक्राणु अंडाणु के साथ जुड़ जाता है या संलयित हो जाता है, और शुक्राणु और अंडाणु का यह जो संलयन है, जुड़ना है, इसको क्या बोलते हैं, निषेचन कहलाता है। निषेचन के बाद में जो है शुक्राणु अंडाणु संलयित होकर एक हो जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है। शॉर्ट फॉर्म में आप इसे कैसे कह सकते हैं कि जैसे नर में वृषण पाया जाता है, वृषण में शुक्राणु बनते हैं, और मादा में अंडाशय पाया जाता है, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। तो जब शुक्राणु और अंडाणु जुड़ते हैं तो इसको निषेचन कहते हैं, और इनके जुड़ने के पश्चात जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं युग्मनज। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मनज और गर्भ में 2 अंतर लिखने हैं। कितने अंतर लिखने हैं, 2। उत्तर अभी हाल हमने डिस्कस किया था। युग्मनज किसे कहते हैं, शुक्राणु एवं अंडाणु का संलयन युग्मनज कहलाता है। तो पहला अंतर तो हो गया। दूसरा, इसमें गर्भ में क्या लिखेंगे कि यह भ्रूण की वह अवस्था है जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य हो जाते हैं। गर्भ किसे कहेंगे हम, तो जब ये तो है अंडाणु, इसमें जब शुक्राणु प्रवेश करेगा तो इसको गर्भ नहीं कहेंगे, इसको तो कहेंगे भ्रूण। ठीक है, जो हम बोलते हैं स्टार्टिंग में युग्मनज, युग्मनज के बाद में भ्रूण बनता है, और भ्रूण के बाद में जब ये धीरे धीरे इसमें से बाहर निकलता है फिर विकसित होता है तो आँख, नाक, कान जो भी है सब हाथ पैर बनते हैं, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, गर्भ कहते हैं। तो यह भ्रूण की अवस्था है जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, और युग्मनज की क्या बोलते हैं, इसको एकल कोशिका है, सिंगल कोशिका है, और जब गर्भ बन जाएगा यानी कि हाथ पैर सब बन जाएंगे तो कोशिका कितनी हो जाएगी, बहुत सारी, यानी कि यह बहुकोशिकीय होता है। नेक्स्ट है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी है, इसकी 2 विधियों का वर्णन भी करना है। अलैंगिक जनन नाम से स्पष्ट है, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, यानी कि एक जनक ही नए जीव को पैदा कर देता है, उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। इसकी कितनी विधियां बताई गई है पाठ में, 2, एक तो मुकुलन और एक द्विखंडन। तो बात करते हैं मुकुलन की। तो मुकुलन किसे कहते हैं, इस प्रकार का जनन जो है वो हाइड्रा तथा ईस्ट में, ये 2 जीवों के नाम है, हाइड्रा तथा ईस्ट, इनमें पाया जाता है अलैंगिक जनन। और इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह संरचना बनती है, और जिसे क्या बोलते हैं, मुकुल,
मुकुल पैतृक जीव से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है, इस प्रकार से इसको कहते हैं मुकुलन। होता क्या है, ये देखिए आपको ये जो जीव दिख रहा है ये हाइड्रा है, तो इसमें इसका ये जो वाला पार्ट है यहाँ पर एक उभार उत्पन्न हुआ, बल्ब जैसी संरचना निकली फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, फिर बाद में क्या होगा यहाँ से है ना ये टूट जाएगा, जैसे टूटेगा एक नया जीव बन जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, इस प्रकार का जनन हाइड्रा तथा ईस्ट में पाया जाता है। इसमें जीव के शरीर पर एक उभार बनता है जो बल्ब की तरह संरचना बनती है, ये धीरे धीरे बड़ी होती है और वृद्धि करने के बाद में अपनी पैतृक कोशिका से, पैतृक कोशिका का मतलब ये कहाँ से पैदा हुआ है, इससे, तो ये इसके पिताजी हो गए, तो अपनी पैतृक कोशिका से अलग होकर एक नया जीव बन जाता है, इसको बोलते हैं मुकुलन। नेक्स्ट है द्विखंडन। तो द्विखंडन किसमें पाया जाता है, अमीबा में। तो एक जीव है अमीबा जिसमें पाया जाता है द्विखंडन। तो जनक जीव खंडित होकर दो नए जीवों को जन्म देता है। अमीबा में जनन द्विखंडन द्वारा होता है। जब अमीबा कोशिका अपनी वृद्धि के अधिकतम आकार में पहुंच जाती है तो पहले अमीबा का केंद्रक लंबा हो जाता है और दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात अमीबा का कोशिका द्रव्य दो भागों में बंट जाता है। इस प्रकार दो संततियाँ अमीबा बनते हैं, यानी कि दो जीव बन जाते हैं। अब होता कैसे हैं देखो, ये चित्र में समझाया हुआ आपको। तो सबसे पहले अमीबा की कौन सी स्टेज थी, ये वाली, एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, ये बीच में क्या है इसका केंद्रक है। इसके बाद में क्या हुआ कि ये जो बीच वाला केंद्रक है, मैं आपको चित्र बना करके समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे ये अमीबा है, इसमें बीच में क्या है केंद्रक है। अगली स्टेज में क्या होता है कि जैसे अमीबा है इसका केंद्रक लंबा हो जाता है, ठीक है, लंबा होने के बाद में और इसके चारों तरफ क्या है ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है, और ये बीच में से फिर क्या होता है टूट जाता है। तो जैसे टूटेगा दो नए नए जीव बन जाते हैं। तो इस प्रकार से अमीबा में द्विखंडन होता है। सबसे पहले क्या होगा कि केंद्रक लंबा होगा, केंद्रक लंबा होगा तो ये जो कोशिका द्रव्य है ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, आधा इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाएगा, ठीक है, और बीच में से फिर क्या होगा टूट जाएगा। जैसे टूटेगा दो नए जीव बन जाएंगे। इस प्रकार से होता है अमीबा में द्विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायांतरण किसे कहते हैं, उदाहरण देना है। तो कायांतरण का मतलब होता है शरीर में रूपांतरण। लार्वा के कुछ विशेष परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया को कायांतरण कहते हैं। लार्वा क्या है, जीव की पहली स्टेज है और धीरे धीरे उसमें चेंजेज आते हैं, परिवर्तन आते हैं और धीरे धीरे वयस्क जंतु बन जाता है, मतलब बड़ा एक व्यवस्थित जंतु बन जाता है। इसको बोलते हैं कायांतरण। होता किसमें है ये टेडपोल में। तो मेंढक का जो पहला स्टेज है ना मेंढक की, उसको टेडपोल कहते हैं। तो टेडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है, तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में कायांतरण हो जाता है। तो कुल मिलाकर कायांतरण किसे कहते हैं कि लार्वा होता है शुरू में, उसके कुछ विशेष परिवर्तन आते हैं और वह वयस्क जंतु में बदल जाता है, इसको बोलते हैं कायांतरण। होता किसमें है, उदाहरण में बोलेंगे आप टेडपोल, यानी कि मेंढक का छोटा रूप है ये। तो टेडपोल चेंज होता है, वयस्क में बदलता है और बाद में छलांग भी लगा सकता है, तैर भी सकता है, यानी कि पूरा पूरा मेंढक बन जाता है। बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की, आंतरिक एवं बाह्य निषेचन किसे कहते हैं। तो आंतरिक किसे कहते हैं, जो मादा के शरीर के कहाँ होगा अंदर। तो नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है वो मादा शरीर के अंदर होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आंतरिक निषेचन मादा के शरीर के अंदर होता है और बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है। इसके अलावा दो पॉइंट और हैं। तो इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि भाई इसमें जो भ्रूण का विकास होता है वो मादा के अंदर होता है और इसमें कहाँ होता है मादा के बाहर होता है, यानी कि जो बच्चा बनेगा ना वो मादा के शरीर के अंदर बनेगा, इसमें क्या बनेगा बाहर बनेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें जो आंतरिक निषेचन में जो है वो शुक्राणु कहाँ जाता है मादा शरीर के अंदर, यानी कि जो नर है वह शुक्राणु को उत्सर्जन करता है मादा के अंदर, यानी कि वो अंडाणु से मिल जाता है। तो यहाँ सब प्रोसेस अंदर रहेगी और यहाँ पर जो है दोनों व्यष्टि यानी कि नर हो चाहे मादा हो दोनों जो है शुक्राणु कहाँ छोड़ते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये तीन अंतर हो गए इसमें। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। ऐसा करता हूँ वीडियो को पसंद आया होगा, 1 से 2 बार सुनेंगे आप निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।